नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट 2 है, जिसके अंतर्गत मैं ऑस्ट्रेलिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। इसके पूर्व का वीडियो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट 1 था, जिसके अंतर्गत मैं ऑस्ट्रेलिया का एक सामान्य परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज के पार्ट 2 में, ऑस्ट्रेलिया के पार्ट 2 में मैं ऑस्ट्रेलिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में विथ मैप डिस्कशन करूंगा और इससे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन या ऑस्ट्रेलिया का भौतिक प्रदेश। सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक प्रदेश क्या होता है। तो किसी प्रदेश के उच्चावच का वैज्ञानिक अध्ययन ही फिजियोग्राफिक डिवीजन या भौतिक प्रदेश कहा जाता है। उच्चावच क्या होता है? किसी भी प्रदेश का ऊपर उठे हुए भाग और नीचे धंसे हुए भागों को ही उच्चावच कहा जाता है। तो इस आधार पर ऑस्ट्रेलिया को हम 3 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट जो है भौतिक प्रदेश है, यह देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का यह डिवाइडिंग लाइन है, इसके इधर का पार्ट जो है यह ऑस्ट्रेलिया का पठारी प्रदेश है, जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठारी प्रदेश। तो पहला पार्ट यह है, ये क्या हो गया इसका नाम? पश्चिमी पठारी प्रदेश। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा जो महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है यह है पूर्वी तट के समानांतर यह पर्वत श्रेणी, जिसे पूर्वी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, और इस उच्च भूमि का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसे ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसकी मैं चर्चा भी करूंगा, लेकिन हम ध्यान दें कि यह ऑस्ट्रेलिया का दूसरा प्रमुख भौतिक प्रदेश है, जिसे पूर्वी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का तीसरा भौतिक प्रदेश जो है इन दोनों के बीच का मैदानी प्रदेश, जैसे यह भाग है यह डिवाइडिंग लाइन, इसके इधर का भाग यह पश्चिमी पठारी प्रदेश और यह है पूर्वी उच्च भूमि। इन दोनों के बीच का जो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है, निम्न भूमि का क्षेत्र है, इसे ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को 3 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। कौन कौन? पहला है पश्चिमी पठारी प्रदेश, दूसरा है पूर्वी उच्च भूमि और तीसरा है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं एक एक फिजियोग्राफिक डिवीजन पर। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठारी प्रदेश की चर्चा करते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठारी प्रदेश है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के लगभग 51% भाग पर यह फैला हुआ है। स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के आधे से अधिक भाग पर इस पठारी प्रदेश का फैलाव है। यह पठारी प्रदेश जो है प्राचीनतम आग्नेय चट्टानों से निर्मित है और समतल प्राय मैदानों का क्षेत्र है, समतल प्राय मैदान का क्षेत्र है। इस पठारी प्रदेश की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, या आप कह सकते हैं कि इस पठारी प्रदेश की यह पठारी प्रदेश 3 प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहली विशेषता क्या है इस पठारी प्रदेश की, कि इस पठारी प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों का विस्तार है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह एक उत्तर में ऑस्ट्रेलिया की एक महत्वपूर्ण डेजर्ट है, जिसका नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, महान बालू का मरुस्थल। दूसरा है ग्रेट सैंडी से दक्षिण में एक महत्वपूर्ण मरुस्थल है, जिसका नाम है गिब्सन डेजर्ट, और गिब्सन डेजर्ट के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ध्यान देंगे ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया में इस वर्ड का बड़ा प्रयोग किया गया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, ग्रेट शब्द का। तो जहां भी कोई बहुत बड़ा भौतिक प्रदेश है उसे ग्रेट के नाम से जाना जाता है। जैसे यहां पर ग्रेट है, यह भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह ग्रेट आर्टेजियन बेसिन का क्षेत्र है, इसे ग्रेट आर्टेजियन बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो जो भी बड़े भौतिक प्रदेश के रूप में जो सबसे बड़ा है उसे ग्रेट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखिएगा 3 प्रमुख मरुस्थल उत्तर से दक्षिण क्रम से कौन कौन? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इनमें से ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है और दक्षिणी गोलार्ध का यह सबसे बड़ा डेजर्ट भी है। पूरे दक्षिणी गोलार्ध मतलब विषुवतृका के दक्षिण में जितने मरुस्थल हैं उसमें यह सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अगर इन तीनों मरुस्थलों को मिला दे तो ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है वह विश्व में सहारा डेजर्ट के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है।
तो क्लियर है। इसके अलावे इस पठारी प्रदेश से घिरे हुए या उसके सराउंडिंग एरिया में अन्य मरुस्थल है, तो देखेंगे पठारी प्रदेश के उत्तर में यह एक महत्वपूर्ण डेजर्ट है तनामी डेजर्ट। तनामी डेजर्ट के दक्षिण में आएंगे तो यह एक डेजर्ट है सिम्पसन डेजर्ट है, और यह एक आयर झील के प्रदेश के उत्तर में एक डेजर्ट है जिसका नाम है स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। क्लियर है, पत्थर का मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखेंगे तो 6 मरुस्थलों की चर्चा की जाती है। कौन कौन? ग्रेट संडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन और स्टुअर्ट। तो ये मरुस्थल जो है या पठारी प्रदेश जो है वर्षा के अभाव के कारण यहाँ पर मरुस्थलों का विकास हुआ, और वर्षा के अभाव का कारण क्या है कि इस क्षेत्र से आने वाली हवाओं को यह क्षेत्र रोक दे रहा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में ठंडी जलधारा चलती है जिसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहते हैं। यह एक ठंडी जलधारा है और यह ठंडी जलधारा जो है यहाँ पर वर्षा को रोकती है। तो जिसके कारण क्या है कि इस भाग में वर्षा के अभाव के कारण मरुस्थलों का विकास हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण इस पठारी प्रदेश की विशेषता है कि यह पठारी प्रदेश जो कि प्राचीनतम आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि धात्विक खनिजों की काफी अधिकता पाई जाती है। धात्विक खनिजों के लिए यह पश्चिमी पठारी प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रदेश है कालगोरली और कुलगार्डी, तो ये 2 महत्वपूर्ण जो प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी भाग के अंग हैं और पश्चिमी पठारी प्रदेश के अंग हैं, और विश्व में सोने के उत्पादन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सोना गोल्ड के उत्पादन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावे इस पठारी प्रदेश के उत्तर में एक किम्बर्ली का पठार है। यह पठार भी सोना और हीरा के उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यह पठारी प्रदेश काफी महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। यह देखिएगा हिमसली श्रेणी है और यह डार्लिंग श्रेणी है। ये दोनों श्रेणियां ऑस्ट्रेलिया में आयरन ओर के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठारी प्रदेश जो है वह धात्विक खनिजों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता, पहले तो यह डेजर्ट के लिए प्रसिद्ध है, दूसरी प्रमुख विशेषता खनिज संसाधनों के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण है। इस पठारी प्रदेश के मध्य में 2 महत्वपूर्ण रेंज हैं ऑस्ट्रेलिया की। एक का नाम है मैकडोनाल्ड रेंज और दूसरे का नाम है मूसा ग्रेव रेंज। इसके अलावे इस पठारी प्रदेश के दक्षिण में यह देखिएगा डार्लिंग रेंज है और यह हिमसली श्रेणी है। इस पठारी प्रदेश के उत्तर में एक अन्य महत्वपूर्ण श्रेणी है जिसका नाम है रेनॉल्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठारी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से पर्वतों का विस्तार है, तो उत्तर में हम शुरू करेंगे रेनॉल्ड से, उसके बाद मध्य में मैकडोनाल्ड रेंज, उसके बाद मूसा ग्रेव, पश्चिम में डार्लिंग रेंज और उत्तर पश्चिम में हेम्सले श्रेणी। तो ये महत्वपूर्ण रेंज है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के। एक महत्वपूर्ण पठार है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का, यह है किम्बर्ली का पठार। डेजर्ट की बात करेंगे तो यहां पर 6 डेजर्ट है, ग्रेट संडे, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन और स्टुअर्ट स्टोनी। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया के। साथ ही इस पठारी प्रदेश के पश्चिम में एक महत्वपूर्ण नदी बहती है पर्थ के किनारे। पर्थ इसी नदी के किनारे स्थित है। इस नदी का नाम है स्वान। यहां पर्थ है, यहीं पर एक नदी बह रही है जिसका नाम है स्वान। 72 किलोमीटर लंबी नदी है यह, और पर्थ इसी नदी के किनारे स्थित है। तो हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठारी प्रदेश एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अब हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया के दूसरे भौतिक प्रदेश में। यह भाग है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, जिसे पूर्वी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। हम देख रहे हैं इस पिक्चर में कि यह भाग जो है उत्तर में केप यॉर्क, यह भाग जो ऑस्ट्रेलिया का है यह केप यॉर्क प्रायद्वीप है। तो केप यॉर्क से यह गुजरते क्रॉस कर रहा है और यह यहां तक विक्टोरिया तक आकर बास जल संधि के अंदर अंदर तस्मानिया तक चला गया है। तो यह पर्वत श्रेणी जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर उत्तर में केप यॉर्क से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक इसका विस्तार है। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ध्यान देंगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी दक्षिणी अमेरिका की एंडीज है, दूसरी सबसे लंबी श्रेणी उत्तरी अमेरिका की रॉकी है और यह तीसरी सबसे लंबी श्रेणी है जिसकी लंबाई 4500 किलोमीटर है। तो यह विश्व का
तीसरा सबसे लंबा पर्वतीय रेंज है। एक भ्रंश पर्वत का फॉल्ट माउंटेन का उदाहरण है। इस पर्वत की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यह उत्तर में इस पर्वतीय प्रदेश का विस्तार या चौड़ाई अधिक है, लेकिन इसकी ऊंचाई उत्तर में काफी कम है। यह पठार के लुक में दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाता है इसकी ऊंचाई जो है वह बढ़ती जाती है और यह पर्वतीय भाग दक्षिण में काफी ऊंचा है। यहां पर इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कोसिस्को पर्वत है। कोसिस्को चोटी है जो पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा भाग है, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। तो यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे उच्चतम बिंदु भी है। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को उत्तर से दक्षिण अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम शुरू करेंगे तो यह ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत है। तो इस विक्टोरिया प्रांत में यहां पर इस श्रेणी को ग्राम्पियन रेंज के नाम से जाना जाता है। ग्राम्पियन रेंज। इसके आगे यहां आएंगे तो इसका नाम है स्नोई रेंज, स्नोई पर्वत, और यहां पर इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। तो विक्टोरिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा? ग्राम्पियन रेंज, स्नोई रेंज, और यहां पर है इसका नाम दिया गया ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो यह भाग जो है, यह ऑस्ट्रेलिया का जो है भाग, इसको इस क्षेत्र में न्यू साउथ वेल्स का यह भाग है ऑस्ट्रेलिया का। तो इस क्षेत्र में क्या है, ऑस्ट्रेलिया को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की श्रेणी को 2 नामों से जाना जाता है। सबसे पहले यहां पर इसको ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। कौन सा माउंटेन है? ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत। इसके उत्तर में जाएंगे तो यहां पर इसका नाम है न्यू इंग्लैंड श्रेणी, न्यू इंग्लैंड रेंज। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है। न्यू साउथ वेल्स में इसको 2 नामों से जाना जाता है। क्या नाम है? इसका नाम है ब्लू माउंटेन, और इसके बाद इसका नाम है आगे न्यू इंग्लैंड। और इसके उत्तर जाएंगे तो यह बर्कने पठार के रूप में जाना जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इन 2 क्षेत्रों में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहां पर है? विक्टोरिया में है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ब्लू माउंटेन किसका पार्ट है? ये आप लोग ध्यान देंगे, इसको नोट कर लेंगे। ग्राम्पियन रेंज, स्नोई, ब्लू माउंटेन, ग्राम्पियन रेंज, स्नोई और ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। इसके बाद ब्लू माउंटेन और न्यू इंग्लैंड रेंज। तो यह एक अलग काफी महत्वपूर्ण है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम मैंने अभी बताया, माउंट कोसिस्को। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पॉइंट है, और यह पर्वत जो है ऑस्ट्रेलिया का एक महान जल विभाजक भी है। इसके पूरब और पश्चिम अलग अलग नदियां निकलती है, लेकिन इसके पश्चिम से जो नदी निकलती है इसमें ध्यान देंगे, यह नदी यहां से निकल रही है, इसका नाम है डार्लिंग नदी। यहां से एक नदी जा रही है, इस नदी का नाम है मर्रे नदी। और इन दोनों नदियों का जो मिलन हो रहा है, कन्फ्लुएंस हो रहा है, यह विंटवर्थ, ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण प्लेस है जिसका नाम है विंटवर्थ। क्लियर है? तो विंटवर्थ में इन दोनों नदियों का संगम होता है। इसके बाद ये दोनों नदी जो है आगे जाकर मर्रे के नाम से बहती है और इनकाउंटर की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। क्लियर है? तो यह काफी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश जो एक महान जल विभाजक के रूप में भी है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया के तीसरे भौतिक प्रदेश में। यह है तीसरा भौतिक प्रदेश। हम कह सकते हैं कि पूर्वी उच्च भूमि और पश्चिमी पठार के बीच ऑस्ट्रेलिया की निम्न भूमि का प्रदेश है, जिसे ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश भी वर्षा के अभाव के कारण काफी शुष्क है, लेकिन इस प्रदेश में की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसी मैदानी भाग का उत्तरी भाग जो है ग्रेट आर्टियन बेसिन का क्षेत्र है। इसके दक्षिण का भाग जो है आयर झील प्रदेश है, और उसके दक्षिण जो है यह मर्रे और डार्लिंग नदी का बेसिन क्षेत्र है। तो अगर हम इसको सूक्ष्मता से देखेंगे तो इस मैदानी प्रदेश को उत्तर से दक्षिण 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ग्रेट आर्टियन बेसिन का क्षेत्र, ग्रेट आर्टियन बेसिन का क्षेत्र। दूसरा भाग है आयर झील प्रदेश। ध्यान देंगे, इसी मैदानी प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है आयर झील। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील तो है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया की सबसे निम्नतम भूमि भी है, जिसकी गहराई जो है या जो समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है। यह ऑस्ट्रेलिया का एक आंतरिक प्रवाह तंत्र का क्षेत्र है। यह खारे पानी की झील है, और इस झील में कई महत्वपूर्ण नदियां आकर गिरती है, जिनमें से यहां से एक महत्वपूर्ण नदी आ रही है जिसका नाम है कूपर क्रिक।
तो काफी महत्वपूर्ण नदी है, काफी महत्वपूर्ण झील है और इसी झील के आधार पर इस क्षेत्र को आयर झील प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस मैदानी प्रदेश का उत्तर का भाग जिसे ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहा जाता है। आर्टेजियन बेसिन मतलब क्या? उस्तृत कुंभ यानी पाताल तोड़ कुआं का क्षेत्र जिसमें स्वतः पानी ऊपर से नीचे की ओर बाहर आता है। अगर इसमें प्रेशर दिया जाए तो यह काफी तेज गति से ऊपर झरने के रूप में सतह पर आ जाता है। यहां पर वर्षा का बहाव है, लेकिन यहां पर से जो पाताल तोड़ कुएं हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा पाताल तोड़ कुएं का क्षेत्र है, जहां पर इसी पाताल तोड़ कुएं की सहायता से इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती है। इस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति का यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा आर्टेजियन बेसिन का क्षेत्र है। क्लियर है? इसके नीचे आएंगे तो यह है आयर झील का प्रदेश, जिसके अंतर्गत आयर झील जो है काफी महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी झील है ऑस्ट्रेलिया की निम्नतम भूमि का क्षेत्र भी है। कई नदियां यहां पर आकर गिरती है। अंतः प्रवाह का क्षेत्र, ध्यान देंगे इस क्षेत्र में जो भी नदियां बहती है इस झील में आकर बनती है, झील में आकर गिरती है, समुद्र में अपना मुहाना नहीं बना पाते, जिसके कारण यह अंतः प्रवाह का क्षेत्र है। यह ऑस्ट्रेलिया का डेड हार्ट एरिया भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय प्रदेश भी कहा जाता है इस क्षेत्र को, आयर झील प्रदेश को। क्लियर है? और उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया की दो महत्वपूर्ण नदी बहती है, मर्रे और डार्लिंग, जो ऑस्ट्रेलिया दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। लगभग 2800 किलोमीटर की लंबाई है, जिसका संगम अभी मैंने बताया वेंटवर्थ में होता है और इसके बाद यह आगे बढ़ करके यह इनकाउंटर की खाड़ी में अपना मुहाना बना रही है। तो इस नदी का जो बेसिन का क्षेत्र है, इस नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप के द्वारा आच्छादित है, जिसके कारण यहां पर एग्रीकल्चर कार्य बड़े पैमाने पर होता है। यह काफी उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र है। मर्रे और डार्लिंग नदी बेसिन के क्षेत्र में जो उपजाऊ मिट्टी है उसे रिवेरिना के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? रिवेरिना। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि रिवेरिना क्या है। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में मर्रे और डार्लिंग नदी के बेसिन के क्षेत्र में जो उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र है, जो कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उसे रिवेरिना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो यह काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है आपका, इसको आप लोग देख लेंगे और यह ध्यान देंगे कि जो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन का क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा क्षेत्र भी है और पूरे ऑस्ट्रेलिया का लगभग 22% भाग इसके अंतर्गत आता है। 17 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार है। 17 लाख वर्ग किलोमीटर, समझ सकते हैं कि यह काफी बड़ा क्षेत्र है और ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। इसी क्षेत्र में यहां पर एक महत्वपूर्ण पर्वत है, चोटी है, जिसका नाम है माउंट ईसा। क्या नाम है इसका? माउंट ईसा, जो 4 महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कौन कौन? तो सीसा है, जस्ता है, तांबा है और चांदी है। तो 4 महत्वपूर्ण खनिजों का यह क्षेत्र है आर्टेजियन बेसिन के उत्तर में क्षेत्र में, जिसका नाम है माउंट ईसा। यहीं पर तो आज मैंने चर्चा की ऑस्ट्रेलिया के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत, जिसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया। कौन कौन? पश्चिमी पठारी प्रदेश, पूर्वी उच्च भूमि का क्षेत्र और मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का क्षेत्र। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश को क्रम से उत्तर से दक्षिण कौन कौन सी विशेषताएं उसमें सेट करना है आपको, तो सबसे पहले आप कहेंगे ग्रेट आर्टेजियन बेसिन का क्षेत्र, फिर आयर झील का प्रदेश और मर्रे डार्लिंग का प्रदेश। यहां पर पर्वतों के रूप में अगर आपको सेट करना किया जाए कि ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वतों का विस्तार है उसको क्रम से सेट करना है, तो सबसे पूर्व में कौन सा पर्वत है? यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर है? यहां पर एक महत्वपूर्ण पर्वत कौन सा है? मैकडोनाल्ड। यह है मूसाग्रेव रेंज। यहां पर कौन सी श्रेणी है? रेनॉल्ड रेंज। क्लियर है? यहां पर हिमसली श्रेणी है, यहां डार्लिंग श्रेणी है। यह प्रदेश जो है किम्बरली का पठार, हीरा और सोना के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो विथ फिगर आप इसको देख लेंगे, मैप के थ्रू इसको आप अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद ज्योग्राफिक डिवीजन से आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगले वीडियो में मैं ऑस्ट्रेलिया की जलवायु, ऑस्ट्रेलिया की खनिज और वहां पर पशुपालन का जो कार्य किया जाता है, वहां की जो जनसंख्या है, इसका मैं अगले वीडियो में इसको मैं प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।